ऑल्ट न्यूज के सह संपादक मोहम्मद जुबैर को मिली अंतरिम जमानत, कर्नाटका हाईकोर्ट जज को मिली ट्रांसफर की धमकी और 16 साल की मुस्लिम लड़की के केस में पॉक्सो होगा लागू, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का एक नया एपिसोड लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी और महत्वपूर्ण कोर्ट से जुड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते हमारे पास आपके लिए जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जिसने अभी फ्राइडे को ऑल्ट न्यूज के सह संपादक मोहम्मद जुबैर को अंतरिम बेल दे दी है। भद्रा, आपने इस केस को फॉलो किया, आप बताना चाहेंगे? जी अपूर्वा, दरअसल ये जो मामला है जिसमें मोहम्मद जुबैर को बेल मिली है, ये यूपी के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में ये केस जो है रजिस्टर हुआ है। आपको पहले बताना ये चाहूंगी कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक दिल्ली पुलिस ने भी एक मामला दर्ज किया है। वो है उनके एक ट्वीट को लेके जो उन्होंने 2018 में किया था। और जो ये सीतापुर वाला मामला जो है, ये भी एक ट्वीट को लेके है जो अभी उन्होंने 1 जून को किया। अब जो दिल्ली पुलिस वाला ट्वीट है उसको लेके जुबैर के खिलाफ पहले से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी, जिसमें उनको अरेस्ट कर दिया गया था। वो पुलिस कस्टडी में भी रहे थे और उसके बाद उनको फिर तिहाड़ जेल की कस्टडी में भेज दिया गया था कोर्ट के द्वारा। अब जब वो कोर्ट में कस्टडी में थे, उसी समय यूपी की पुलिस ने भी उनके खिलाफ एक्शन जो है इनिशिएट किया। मगर इन सब के पहले जुबैर ने जो यूपी में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में जो एफआईआर रजिस्टर हुई है, उस एफआईआर को चैलेंज करते हुए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज करी थी जो उनकी खारिज हो गई थी। अब दरअसल ये ट्वीट क्या है? इस ट्वीट में मोहम्मद जुबैर ने 1 जून को जो ये ट्वीट किया, उसमें मोहम्मद जुबैर ने जो 3 साधु हैं, हिंदू धर्म के जो साधु हैं, जिनका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती, महंत बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप, इन तीनों को इन्होंने अपने ट्वीट में हेट मॉन्गर्स जो है कहा था और उसी के चलते सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर रजिस्टर हुई थी। दरअसल महंत बजरंग मुनि जो हैं वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही बड़े महंत माने जाते हैं, उनके वहां पे काफी फॉलोअर्स हैं। तो उनमें से किसी ने उनके खिलाफ, जुबैर के खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर करी। अब इस एफआईआर को चैलेंज करते हुए जुबैर ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन डाली थी। वो चाहते थे कि ये एफआईआर क्वॉश हो जाए। अब इस एफआईआर में जुबैर के खिलाफ जो एलिगेशंस लागू किए गए हैं वो ये किए गए हैं कि उन्होंने उस समाज के जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको भड़काने की कोशिश करी। एक तरीके से भड़काऊ ट्वीट कहा गया जिसको लेके लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई थी। अब जुबैर का ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये कहना था कि उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि वो अपने इस ट्वीट से कोई झगड़ा या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है क्रिएट करे। जब ये खारिज हो गई इलाहाबाद हाईकोर्ट से पिटीशन, तो जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली, याचिका डाली, जिसकी सुनवाई पिछले हफ्ते आई। दरअसल उन्होंने याचिका काफी पहले डाली थी, मगर उन्होंने इसकी सुनवाई मांगी नहीं थी। उन्होंने सुनवाई तभी मांगी जब दिल्ली पुलिस ने उनको अपने केस के कनेक्शन में अरेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग करते वक्त उनके लॉयर ने यह बोला कि जुबैर को जो है थ्रेट्स मिल रहे हैं, इसलिए इसकी सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। सुनवाई, जैसा अपूर्वा ने बताया, फ्राइडे को कोर्ट के सामने आई। कोर्ट के सामने जुबैर की इस पिटीशन को अपोज करते हुए यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनकी तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू पेश हुए। कोर्ट में जो है करीबन 15-20 मिनट के लिए बहस चली, जिसमें यूपी सरकार का यह कहना है कि जो उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो जुबैर के केवल एक ट्वीट को लेकर नहीं हो रही है। वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि क्या जुबैर किसी सिंडिकेट का पार्ट है, ऐसा सिंडिकेट जो जानबूझ के लगातार ऐसी चीजें ट्वीट करता है जिससे देश में जो है सांप्रदायिकता फैले और उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है क्रिएट हो जाए। अब जुबैर ने अपनी तरफ से ये सारे जो इल्जाम हैं इनको जाहिर है कि इनको नहीं माना। उनके वकील ने ये बोला कि उनकी कोई नीयत नहीं थी कि
कि वो किसी तरह के दंगे करवाए। उनकी तरफ से उन्होंने अपने ट्वीट से केवल पब्लिक को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, पब्लिक के साथ साथ उन्होंने पुलिस को भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि ऐसे लोग हैं जो अभी भी सोसाइटी में घूम रहे हैं और अभी भी इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं। उनके वकील का यह कहना था कि ये जो 3 हिंदू संत हैं, इनको हेट मॉन्गर जुबैर ने नहीं कहा मगर पब्लिक ने कहा है, और इनके खिलाफ एक कंटेम्प्ट की जो है वो प्रोसीडिंग्स भी अटॉर्नी जनरल ने के वेणुगोपाल जो है उन्होंने परमिशन दी है। तो ये सारी बातें जो है कोर्ट के सामने रखी गई, मगर कोर्ट ने जुबैर को 5 दिन की अंतरिम जमानत दी है और साथ में ये कहा है कि वो जब तक ये जमानत पे हैं तब तक वो किसी तरह का कोई ट्वीट नहीं करेंगे, और जिस तरह का एविडेंस या जिस तरह की चीजें यूपी पुलिस उनसे बरामद करनी चाहती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स थे जिसे जुबैर ने ट्वीट किया था, जैसा कि उनका फोन या लैपटॉप, तो इन सब चीजों को वो जो है टैंपर नहीं करेंगे। मगर बात सिर्फ यही है अपूर्वा, उनको बेल तो मिल चुकी है यूपी के केस में, मगर जुबैर अभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकते। क्यों? कि दिल्ली पुलिस के केस में वो अभी भी जुडिशियल कस्टडी में है। जी, ये जो पूरा मामला है ये पत्रकारिता की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। जो दूसरा हमारे पास आपके लिए केस है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। अब कर्नाटका हाईकोर्ट की एक जज HP संदेश ने पिछले हफ्ते ये दावा किया कि उन्हें तबादला देने की धमकी दी गई है इनडायरेक्टली। मामला ये था, जस्टिस संदेश हैं वो दरअसल एक रिश्वतखोरी से जुड़ा केस सुन रहे हैं। ये एक बेल का मामला है जिसे डेप्यूटी तहसीलदार PS महेश ने इसमें बेल की अर्जी लगाई है कोर्ट के सामने। ये जो तहसीलदार हैं इन्हें अरेस्ट किया गया था, इनकी गिरफ्तारी हुई थी 5 लाख की रिश्वत लेते हुए। ये उस समय थे बेंगलुरु के सिटी डेप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस में, और ऐसा दावा किया गया था, ये वहाँ के 2 जो स्टाफ मेंबर हैं उनके खिलाफ ऐसा दावा किया गया था कि उन्होंने रिश्वत ली है। अब महेश की स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने ये कहा था कि वहाँ के बेंगलुरु अर्बन डेप्यूटी कमिश्नर जो हैं J मंजुनाथ, उनके कहने पर उन्होंने रिश्वत ली थी। ये एक ज़मीन विवाद से जुड़ा मामला था। इस केस में उन्होंने कहा था कि इनके कहने पर हमने रिश्वत ली थी, लेकिन जो FIR थी उसमें इन बड़े अफसरों का और J मंजुनाथ का भी नाम नहीं था। अब जब ये पूरा मामला कोर्ट के सामने आया, जस्टिस संदेश के सामने आया, तो अब उन्होंने सवाल उठाए इस बात पे। इसकी जो जांच है ये वहां का उस राज्य का एंटी करप्शन ब्यूरो, यानी कि वहां का जो भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो है वो जांच कर रहा है। तो कोर्ट ने उनकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि ये जो वहां का ACB है एंटी करप्शन ब्यूरो, ये कलेक्शन सेंटर बन गया एक तरह से, और उनके जो ADGP है उन पर भी कई उन्होंने सवाल उठाए, ये पूछते हुए कि क्यों बड़े अफसरों को एक तरह से सुरक्षा दी जा रही है, शील्ड किया जा रहा है, क्यों उनका नाम इन भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई FIRs और रिश्वतखोरी से जुड़ी हुई FIRों में नहीं आ रहा है। उसके बाद जब एक बार फिर कोर्ट ने इस मामले में फिर ACB से जवाब मांगा, जब जवाब नहीं आया, तब जब हियरिंग के लिए मामला कोर्ट के सामने आया, तब उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया कि उनके एक सहकर्मी जज ने उन्हें इनडायरेक्टली ये बताया कि उन्हें ऐसी खबर मिली है कि उनका एक तरह से तबादले की धमकी उनको आई है। अब इस बात पर रिएक्ट करते हुए जो जस्टिस संदेश है उन्होंने कहा कि वो लोगों की भलाई के लिए तबादले को भी तैयार है। उन्होंने कहा वो किसी से डरते नहीं हैं, और उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार जो है, करप्शन जो है वो कैंसर की तरह है और वो उससे लड़ते रहेंगे, उन्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं है। जज ने कोर्ट में ये भी कहा, मैं उनको कोट करी, उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। उन्होंने भ्रष्टाचार को कैंसर बताया, उन्होंने कहा वो उससे लड़ते रहेंगे, और ये भी कहा कि जज बनने के बाद मैंने कोई संपत्ति जमा नहीं की है, पद खोने पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसान का बेटा हूँ और जमीन जोतने के लिए भी तैयार हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ और ना ही मैं किसी राजनीतिक दल की विचारधारा का पालन करता हूँ। इसके बाद वहाँ के जो एडवोकेट जनरल हैं राज्य के, प्रभुलिंग के नावादकी, वो कोर्ट के सामने लंच के बाद पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को ये
आश्वासन दिया है कि वो जो एडीजीपी हैं एसीबी के, उनके सर्विस रिकॉर्ड्स और जो भी बाकी दस्तावेज है वो कोर्ट के सामने रखेंगे। तो अब ये मामला अगली बार 7 जुलाई को आएगा। मगर इसके बाद अपूर्वा इसमें एक डेवलपमेंट ये हुई है कि जो एसीपी के एडीजी हैं, एडीजीपी जो हैं, उन्होंने एक अपील दायर करी है हाई कोर्ट में, जिसमें वो ये मांग कर रहे हैं कि जो उनका सर्विस रिकॉर्ड पेश करने के लिए जो डायरेक्शन दी गई थी उसको जो है खारिज कर दिया जाए, और उसके साथ साथ जो ये ऑब्जर्वेशंस दी गई थी इनको भी हटाने की ये एडीजीपी ने मांग करी है। अब इसकी सुनवाई शायद हो सकता है अगले हेयरिंग के दौरान ही। जी, जो अगला हमारे पास आपके लिए आखिरी केस है इस वीडियो के लिए, वो आ रहा है दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 16 साल की मुस्लिम लड़की के केस में भी पॉक्सो जो है वो लागू किया जा सकता है। अब ये बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ की अगर हम बात करें, मुस्लिम जो व्यक्तिगत कानून है भारत में, उसके अंदर एक मुस्लिम लड़की और लड़का 15 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं। यानी कि वो बोलते हैं कि प्यूबर्टी और बालिग होने की उम्र जो है वो एक समान होती है और वो 15 साल की हो सकती है, जबकि भारत में और हर जगह बालिग होने की उम्र 18 साल है। 18 साल से कम उम्र के इंसान के साथ अगर यौन संबंध बनाए जाए तो उनके ऊपर पॉक्सो लगाया जा सकता है। यही जो पूरा मामला है कोर्ट के सामने आया कि अगर मुस्लिम कानून के अंदर एक लड़का या लड़की 15 साल में ही बालिग हो जाते हैं तो क्या 15 से 18 साल के बीच के जो लड़के और लड़कियां हैं उनके केस में पॉक्सो लगेगा कि नहीं। और इस मामले पर अब दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया है कि इसमें भी पॉक्सो लगाया जा सकता है। बिल्कुल, दरअसल इसमें जो याचिकाकर्ता थे उनका ये कहना था दिल्ली हाईकोर्ट के सामने कि उन्होंने ये जो लड़की है जो लगभग 16 साल की थी, 16 साल से कुछ महीने ऊपर की थी उनकी उम्र, उन्होंने उनके माँ बाप से जो है उनका रिश्ता मांगा था शादी के लिए, जिसके लिए उनके माँ बाप तैयार भी हो गए थे। और एक तरीके से मतलब कि उनको, उनके जो माँ बाप थे, लड़की के माँ बाप जो थे, उन्होंने उनको पैसे भी दिए, लगभग 10 लाख के करीब दिए। मगर एफआईआर के मुताबिक इस लड़के ने जो है उस लड़की से शादी करने से मना कर दिया था, और इसी दौरान जो है उन्होंने उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स जो है वो बनाए थे, और लड़की ने यही सोच के बनाए थे उनके साथ कि भाई लड़का उनसे शादी करेगा, यानी कि विवाह करेगा। और जब लड़के ने मना कर दिया तो उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अंडर एफआईआर लागू हो गई। अब लड़के ने हाईकोर्ट में यही सवाल उठाया, जैसा कि अपूर्वा ने बताया। लड़के का यह कहना था कि जो लड़की है वो प्यूबर्टी की एज जो है वो क्रॉस कर चुकी थी, इसलिए इसका मतलब यह है कि वो नाबालिग नहीं थी, बालिग थी, और शादी करने की जो एक उम्र होती है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर, जो व्यक्तिगत कानून है उसके अंडर, वो उस एज में पहुंच चुकी थी। तो इसलिए उनके खिलाफ इस तरह का केस जो है वो रजिस्टर नहीं किया जा सकता। मगर दिल्ली हाईकोर्ट का यह कहना है कि जो फौजदारी कानून होता है वो बहुत ही अलग होता है व्यक्तिगत कानून से। जो ये फौजदारी कानून जो पॉक्सो है, ये दरअसल इसलिए लागू किया गया है ताकि जो बच्चों का यौन शोषण होता है सोसाइटी में उसको रोका जा सके। यदि दोनों लॉज में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है तो जाहिर सी बात है कि जो फौजदारी कानून है वो लागू होगा, और जो व्यक्तिगत कानून है वो एक इंडिपेंडेंट लॉ है, वो अलग से चलेगा। तो इसी जो है इसी पूरे मुद्दे को इसी तरीके से डिस्क्राइब करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर एफआईआर को क्वॉश करने से मना कर दिया। पूर्वा, यहां पे एक छोटी सी बात बस यही बताना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को कि कुछ ही महीनों पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें उन्होंने ये बोला कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर यदि लड़की प्यूबर्टी की एज में आ जाती है, बालिग हो जाती है, तो उनको यह हक होता है कि वो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से किसी से भी शादी कर सके। मगर जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जो कानून व्यक्तिगत कानून होता है वो एक अलग होता है, और जो फौजदारी कानून होता है वो अलग होता है, उनको उनकी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अलग की जाती है। तो चलिए अपूर्वा, इस हफ्ते के लिए काफी है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल भद्रा, आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। अगर आप किसी और केस के बारे में और जानना चाहते हो तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अगले एपिसोड में उस केस की बात कर सकें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।